नमस्कार। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और हर साल जिस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जाती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रभाव ना सिर्फ आपके स्टूडेंट लाइफ पर बल्कि एक आम नागरिक पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। आज बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और बजट में ये देखेंगे कि किनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, किन के लिए क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बजट क्या है, कैसे पारित हुआ, कब पारित हुआ, किसने पारित किया और उसके अतिरिक्त भी इससे ज़्यादा जुड़ी कुछ बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बजट के ऊपर बात करेंगे और आज सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी बजट के बारे में, बेसिक कि बजट है क्या। देखिए बजट जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश थे, एक सेकेंड, ठीक है, पहले जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो लोग चमड़े के थैले में पूरे साल कितना खर्च किया, कितना पैसा अंग्रेज़ों ने पूरे साल में कमाया, कितना भारत के ऊपर खर्च किया, ये सब लेखा जोखा लेकर एक चमड़े के थैले में आते थे। अब उस चमड़े के थैले के अंदर जो रखा होता था उसे कहते थे पूरे साल का ब्यौरा, और उस चमड़े के थैले को ही फ्रेंच भाषा में बुगेट या बुजेट कहा जाता था। ठीक है, वहीं से ये शब्द निकल कर आया बजट। समझ में आई बात? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुगेट या बुजेट, यहीं से एक शब्द निकल कर आया था बजट। चलिए ठीक है, अब ठीक है, जो आपका ये शब्द है बजट वो कहां से निकल कर आया है? बुगेट या बुजेट, जो कि फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में हम चमड़े का थैला कहते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो देखिए, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। जो शब्द है बजट वो भारतीय संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। ठीक है, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट और अनुच्छेद 202 में राज्य बजट की चर्चा की गई है। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल बजट कहाँ है? 112 में, और जो स्टेट बजट है वो कहाँ है? 202 में। ठीक है, सेंट्रल बजट 112 में है और स्टेट बजट 202 में है। अब बात करते हैं बजट के बारे में थोड़ी सी और। बजट होता क्या है? भारत सरकार का एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। ठीक है, सरकार ने एक साल में कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए कमाए, सामान्य भाषा में कहें तो ऐसे ही कही जाएगा कि सरकार ने एक साल में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया, उसका जो लेखा जोखा होगा, जो लिखा हुआ जो लिस्ट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? बजट। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बजट की बात करें तो बजट शब्द सबसे पहले 1803 में प्रयोग किया गया था। ये जो शब्द है बजट, ये सबसे पहले 1803 में प्रयोग किया गया था। और भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट का पिता कहते हैं जेम्स विल्सन को। और उस समय कार्यकाल किसका चल रहा था? उस समय कार्यकाल यानी कि 1860 में कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड कैनिन का। उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिन वायसराय थे 1860 में। और ये जो बजट पेश किया किसने किया? जेम्स विल्सन ने। इसीलिए भारतीय बजट का पिता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बात करें। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका
नवंबर 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट फरवरी 1950 में जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा, और गणतंत्र भारत का पहला बजट फरवरी 1950 में जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं बजट की, कि बजट जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते और जो अदर पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट है क्या। देखिए, बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, देश के वित्तीय संसाधन मतलब देश में पैसे से जुड़े सारे संसाधन, तथा सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। बजट सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने का एक उपकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बजट के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। इस साल एक शब्द हमें देखने को मिला, अंतरिम बजट। ये हर 5 साल में लगभग देखने को मिलता है। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तब हमें एक शब्द देखने को मिलता है, अंतरिम बजट। क्या होता है अंतरिम बजट, और ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही क्यों देखने के लिए मिलता है? तो आम चुनावों से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। आपको पता है बजट जो पेश किया जाता है वो 1 साल का होता है। कितने? 1 साल का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बजट पेश होता है। लेकिन इस बीच में अगर लोकसभा के चुनाव आ जाएं और मान लीजिए सरकार बदल जाए, मान लीजिए सरकार चेंज हो जाए, तो जो पहली सरकार ने बजट पेश किया था वो अगली सरकार में तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए जिस समय लोकसभा के चुनाव होते हैं उस समय बजट पेश नहीं किया जाता, उस समय अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट क्या होता है? चुनावों के दौरान और चुनावों के रिजल्ट आने से पहले तक जो खर्चा होगा वो कहां से किया जाएगा? अंतरिम बजट से। पूरे साल का बजट पेश नहीं किया जाता, केवल अंतरिम बजट पेश किया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो समय होगा उस समय तक के लिए मान्य होगा। ठीक है, आम चुनावों से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। लोकसभा चुनाव के कारण इस बार 2 बजट पेश हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव हुए हैं इस बार 2024 में, तो पहले अंतरिम बजट पेश हुआ और अब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश हो गया है। ठीक है, अब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश हो गया है। अंतरिम बजट आमतौर पर वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सरकार की प्रस्तावित व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग ये जो शब्द है अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1948-49 में। ध्यान रखेंगे इस चीज का। आगे बात करते हैं। देखिए 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लैक बजट कहा जाता है 1973-74 के बजट को। ब्लैक बजट कहते किसे हैं? जिस बजट में सबसे ज्यादा सरकार को घाटा होता है, जिस बजट में सरकार को मान लीजिए आय कम है और व्यय ज्यादा है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो क्या होगा? तो सरकार को लॉस होगा, और सरकार को लॉस होगा तो उस बजट को कहते हैं ब्लैक बजट। जिस बजट में सरकार को ज्यादा लॉस होता है उस बजट को कहते हैं ब्लैक बजट। ठीक है, कितने का घाटा हुआ था? 550 करोड़ का घाटा हुआ था 1973-74 के दौरान। 550 करोड़ का घाटा हुआ था, इसीलिए इस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के 2 ऐसे वित्त मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी जो 2 ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद, बिना हिंदी भाषा बोलने वाले के होने के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख, उस समय के जो वित्त मंत्री थे 1955-56 के, वो कौन थे? सीडी देशमुख, जो कि गैर हिंदी भाषी थे, हिंदी बोलना नहीं जानते थे।
ठीक है, बजट पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छापे जाएंगे, हिंदी में भी छापे जाएंगे, क्योंकि ये केवल इंग्लिश में ही छपते थे। जबकि जो ये थे सीडी देशमुख 1955-56 में क्या थे, ये वित्त मंत्री, जबकि ये गैर हिंदी भाषी थे, फिर भी इन्होंने कहा कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी बजट छापा जाए। ठीक है, आगे बात करें। भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में हुई थी, किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, अभी हम बजट के बारे में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जो बजट आपका 2024-25 है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बजट पेश करने का जो समय था वो शाम 5 बजे था, लेकिन इसे 1999 में शाम 5 बजे से हटाकर कितना कर दिया गया, सुबह 11 बजे कर दिया गया। कितना बजे, सुबह 11 बजे कर दिया गया। तो शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, सर बैसिल ब्लैकलेट ने, सर बैसिल ब्लैकलेट ने की थी 1924 में। यानी कि 1924 से लेकर 1999 तक जो बजट पेश हुआ वो कैसे बजट पेश हुआ, शाम 5 बजे। लेकिन 1999 के बाद 2001 में जो बजट पेश हुआ वो सुबह 11 बजे होना शुरू हो गया। ठीक है, फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट पेश हुआ था। फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट पेश हुआ, और 29 फरवरी 1992 को आम बजट का टेलीविजन पर प्रसारण भी हुआ। आम बजट का टेलीविजन पर प्रसारण भी हुआ। ठीक है, बजट पहले टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किए जाते थे, लेकिन 1992 के बाद आम बजट अब आपको टेलीविजन यानी कि टीवी पर भी देखने के लिए मिल देंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा लाइव बजट चलता हुआ। ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह, ऐसे 4 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने वित्त मंत्री का भी काम किया है। ये चारों पहले वित्त मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जिन्होंने सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा बजट के प्रकार। देखिए, बजट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक होता है घाटा बजट, एक होता है संतुलित बजट, एक होता है अधिशेष बजट। घाटा बजट किसे कहते हैं, मान लीजिए जो अनुमानित सरकारी व्यय है वो सरकारी राजस्व से अधिक हो जाए, जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो, उसे क्या कहेंगे, घाटा बजट। और अधिशेष बजट किसे कहेंगे, जब अधिशेष बजट उसे कहेंगे जब सरकारी व्यय कम हो और राजस्व ज़्यादा हो। जब राजस्व ज़्यादा हो और खर्चा कम हो उसे कहेंगे अधिशेष बजट, और जब राजस्व कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो उसे कहेंगे घाटा बजट। सीधी सी बात है भैया, जब रेवेन्यू कम होगा और खर्चा ज़्यादा होगा तो घाटा ही होगा, तो घाटा बजट। और अधिशेष का मतलब शेष बचा हुआ। ठीक है, जब खर्चा कम होगा और रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, इनकम ज़्यादा आएगी तो शेष रह जाएगा ना पैसा, तो अधिशेष बजट। अगला है संतुलित बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष परिस्थिति में प्राप्तियों के बराबर हो, ना तो सरकारी जो राजस्व है वो ज़्यादा हो ना कम हो, और ना ही व्यय ज़्यादा हो ना कम हो, सरकारी व्यय भी उतना ही हो और खर्चा भी उतना ही हो और प्राप्तियां भी उतनी हो, उसे कहेंगे संतुलित बजट। मतलब खर्चा भी उतना ही होगा जितनी इनकम हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में, वित्त वर्ष 2025 में टोटल बजट, अब बात करते हैं 2024-25 के बजट की, तो टोटल बजट कितने का पास हुआ है भाई, 48.21 लाख करोड़ का। और पिछले साल कितने का पास हुआ था, 46 लाख करोड़ का। पिछली बार 2023-24 में जो बजट पास हुआ था वो हुआ था 46 लाख करोड़ का, और इस बार कितने का हुआ है, 48.21 लाख करोड़ का। ठीक है, चलिए बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो रियल जीडीपी रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 6.5% से लेकर 7% तक रहेगी। 6.5 से 7% तक रहने वाली है जीडीपी। क्लियर हुई बात। चलिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 2014 में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल रहा, 2014 से लेकर 19 तक।
और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल 19 से 24 तक रहा। अब तीसरा कार्यकाल 2024 से शुरू हुआ है, जिसका पहला बजट जो है 2024-25 में पेश हुआ है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। और कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं भाई? अब तक 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं। 2018 से लेकर लगा लो, अब तक 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं। ठीक है, आगे बात करें, 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया। जो 18वीं लोकसभा, जो नए निर्वाचन हुए हैं, जो नई सरकार बनी है, वो कब से शुरू हो गया? वो आपका 22 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश किया। देखिए, इसमें एक शब्द आया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण होता है बजट का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। ये बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट पेश कब किया गया? 23 जुलाई 2024 को। और तो आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया होगा आपको पता है? 22 जुलाई 2024 को। आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे बजट का ढांचा भी कहा जाता है, वो बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, एक दिन पहले पेश किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट होगा। जैसे कि अभी हमने बात की कि पहला टर्म क्या था नरेंद्र मोदी सरकार का? 2014 से लेकर 19 तक 5 बजट पेश हुए। फिर 2019 से लेकर 24 तक 5 बजट पेश हुए। टोटल कितने हो गए? 10 बजट। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार का 11वां बजट होगा। ठीक है, ये सरकार का 11वां बजट होगा। और 3.0 यानी कि तीसरी बार सरकार बनी है, तो उसका पहला बजट होगा। आगे बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ पर अपरिवर्तित रखा है, जो पिछले वर्ष संशोधित अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। मतलब निर्मला सीतारमण पिछली बार भी वित्त मंत्री थी और इस बार भी वित्त मंत्री हैं। 2019 के बाद वित्त मंत्री लगातार बनी रही हैं। कौन? निर्मला सीतारमण। इन्होंने 2025 में जो पूंजीगत व्यय हुआ है वो 11.11 लाख करोड़ है। ठीक है, और पिछले साल कितना था? 9.5 लाख करोड़। यानी कि इस बार 16.9% ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 16.9% ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटा दी गई है भाई। कितनी % हो गई है? 6% हो गई है। तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि सोने पर रेट कम हो जाए कुछ। ठीक है, चलिए, प्लैटिनम पर 6.4% कम कर दिया गया है। बाकी लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब सीमा शुल्क से इन्हें छूट दे दी गई है। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, इन सभी को सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है। बाकी प्लैटिनम पर 6.4% की छूट मिली है और सोना चांदी पर 6% की छूट मिली है। आगे बात करें अगले पॉइंट की तरफ, तो भाई अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। जैसे मतलब इस लाइन के कहने का ये मतलब है कि इस बार बजट जो है वो कितना है? 48.21 लाख करोड़। इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां 32.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, लेकिन प्राप्ति कितनी रहने वाली है? मात्र 32.07 लाख करोड़। और खर्च कितना होगा? 48.21 करोड़। सीधे सीधे मान लो ये 49 लाख करोड़ खर्च होने वाला है और मिला कितना है? 32 लाख करोड़। सोचो कितना घाटा होने वाला है गवर्नमेंट को इस बार। ठीक है, ऐसा इस बजट में कहा गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है भाई? 4.9%। 4.9% रहने वाला है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार को जितना पैसा मिला उससे ज़्यादा अगर खर्च हो जाए तो वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा। तो इस बार राजकोषीय घाटा कितना है भाई? 4.9%। पिछले साल 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना था? 5.9%। उससे पहले 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना था? 7.6%। यानी कि सरकार का ये कहना है कि लगातार राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? 4.9% है 2023-24 का। 2022-23 का कितना था? 24-25 का 4.9 है। 23-24 का कितना था? 23-24 का था 5.9% और 22-23 का था 7.6%। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगला पॉइंट है हमारा, निवेश के लिए एक योजना चलाई जाएगी प्लग एंड प्ले, जिसके तहत भारत में के 100 शहरों में औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, भारत के 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? प्लग एंड प्ले योजना के तहत। 5 वर्षों में हब एंड स्कोप व्यवस्था में लगभग 1000 आईटी को अपग्रेड किया गया है। अब तक 1000 आईटीआई को अपग्रेड कर दिया गया है 5 वर्षों में, ऐसा सरकार का कहना है। 5 साल में भारत की जो शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया गया है। भारत की शीर्ष कंपनियां आपको पता है, जैसे कि टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इसके अलावा और महारत्न कंपनियां हैं। इनके द्वारा जो युवा हैं उन्हें क्या बनाया गया है? कुशल बनाया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है, ताकि वो अपना कोई कार्य कर सकें। 5000 रुपये मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी दी जाएगी। जितने भी युवा हैं और जो बेरोजगार हैं उन्हें 5000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा 12 महीने तक, ताकि वो कोई ना कोई इंटर्नशिप करें, कोई कोर्स सीख लें, जिसकी वजह से वो अपना कोई रोजगार कर सकें। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसको ऐसे समझो, कृषि मंत्रालय को कितने पैसे दिए जाएंगे इस बार? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1000 जैव अनुसंधान केंद्र, बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 10,000 बायो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए उस पर रिसर्च चलती रहे। बजट 2024 में 4 जातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। किन पर? भैया, गरीबों का ध्यान रखो, महिलाओं का ध्यान रखो, युवाओं का ध्यान रखो और अन्नदाताओं का ध्यान रखो। इन चारों पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देने वाली है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। यानी कि बजट 2024-25 में, और जो मोदी गवर्नमेंट बनी है 2024 से लेकर 29 तक, भाई कार्यकाल तो लगभग 5 वर्ष का ही मान के चलेंगे ना हम। वो बात और है कि किसी वजह से लोकसभा पहले विघटित भी हो जाती है। चलिए, अभी हम बात इस पर कर रहे हैं कि बजट 2024-25 में 5 साल तक कितने युवाओं को? 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए करोड़ का क्या रखा है? बजट रखा है। 2 लाख करोड़ रुपए केवल इस चीज के लिए रखे गए हैं कि 4.1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार मिल सके। आगे बात करें, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 12मासी सड़कें मतलब जो लगातार चलती रहती हूँ। अब जब 12मासी सड़कों से बस्तियों को जोड़ेंगे तो बस्तियों में टूरिज्म बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। और वो भी कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, और इसका 4था चरण शुरू हुआ है, जिसमें 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। क्लियर हुई बात? वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स, जो ठेले वाले होते हैं, उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, पीएम स्वनिधि योजना के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ऐसे कुछ हाट मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं ठेले कह लो, या कुछ और क्या शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनका रोजगार बढ़ सके। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। सिडबी बैंकिंग प्रणाली की एक ब्रांच है। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी 2024 में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों को 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। यानी कि
5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप मतलब रोजगार सिखाने के अवसर दिए जाएंगे, ताकि 500 टॉप कंपनियां इसमें क्या होंगी, सहायक होंगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो भी शहरी के तहत, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम परिवार के घर बनाए जाएंगे। कितने घर बनाने की बात की गई है, 1 करोड़ घर बनाने की बात की गई है। और इसके लिए बजट कितना रखा है, 10 लाख करोड़। इसके लिए बजट कितना रखा है भाई, 10 लाख करोड़ का बजट रखा है। आगे बात करें, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, आपको पता होगा सरकार ने बजट 2023-24 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। बजट 2023-24 को क्या किया था, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। और सरकार मोटे अनाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसका क्या कारण है, क्योंकि जो मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, है ना, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषण मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए सरकार इन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, इसके उत्पादन के लिए और इसके भंडारण के लिए सरकार क्या करेगी, इस क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए एक अच्छी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। समझ गए। सरकार ने कहा है कि वह रोजगार से जुड़ी 3 योजनाओं को शुरू करेगी। कितनी योजनाओं को शुरू करेगी, 3 योजनाओं को शुरू करेगी। चलिए, अच्छी बात है। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को हर महीने पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि का योगदान देकर प्रोत्साहित करेगी। तो सरकार का यह कहना है कि सरकारी नौकरी जो बाजार है, इसमें जितने भी लोग प्रवेश करेंगे उन्हें 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भी मिलेगा। ठीक है, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। कौन से वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र आपको पता है, ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल के आगे को जो नॉर्थ इंडिया लगता है, इसमें भारतीय डाक भुगतान बैंक खोले जाएंगे। कितने, 100 शाखाएं खोली जाएंगी। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। जितने भी घरेलू संस्थान हैं, जितने भी राज्य के संस्थान हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बजट थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, दोबारा रिपीट करोगे, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वित्त मंत्री ने, क्योंकि मैंने जितने भी ये पॉइंट्स रखे हैं सब साधारण भाषा में रखने का प्रयास किया है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था यानी कि स्पेस के लिए सरकार ने अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक उसे बढ़ा दिया है। जो स्पेस का जितना भी बजट था उसे 5 गुना तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्यम परिवारों को, ये तो हमने कर लिया, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, बिहार में भी पर्यटन पर बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नालंदा में पर्यटन बढ़ गया है। नालंदा में पर्यटन बढ़ गया है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हजारों साल पुरानी क्या थी, नालंदा विश्वविद्यालय जो टूटी हुई थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने 1100 ईस्वी में तोड़ दिया था, 1149 में, उसको अब पुनः जागृत कर दिया है और उसका दोबारा से उद्घाटन हो गया है। तो इसलिए नालंदा में पर्यटनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बजट के प्रमुख क्षेत्र पर कि भैया कितना बजट कौन से मंत्रालय को दिया गया है। तो रक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं 4,54,773 करोड़ रुपए, 4,54,773 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए हैं 2,65,808 करोड़ रुपए, 2,65,808 करोड़ रुपए।
कृषि मंत्रालय को दिए गए हैं 1,51,851 करोड़ रुपए। वहीं गृह मंत्रालय को मिले हैं 1,50,983 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय का ध्यान रखेंगे 1,25,638 करोड़ रुपए ये मिले हैं। बाकी ये टैक्स की सुविधा है, ये बाकी ये टैक्स सिस्टम है। क्या है टैक्स सिस्टम? कि पिछली बार कितना टैक्स दिया जाता था, अब कितना टैक्स देना है। तो भैया अगर आप 0 से लेकर 3 लाख, मतलब 0 से लेकर 3 लाख कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 0 टैक्स देना है। 0 से लेकर अब आप 3 लाख कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 3 लाख से लेकर 7 लाख तक कमा रहे हो तो आपको आपकी इनकम से 5 लाख रुपए टैक्स, 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। 7 लाख रुपए से अगर 10 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो 10% देना पड़ेगा। 10 से लेकर 12 लाख तक कमा रहे हो तो 15% देना पड़ेगा। 12 से लेकर 15 लाख तक कमा रहे हो तो 20% देना पड़ेगा। और 15 लाख या उससे अधिक कमा रहे हो तो 30% देना पड़ेगा। ठीक है। ये नया टैक्स सिस्टम है, ये नया टैक्स सिस्टम है जिसके द्वारा आपको ये पूछा जाता है कि कितने रुपए से लेकर कितने रुपए के बीच कितनी परसेंटेज की जो कर राशि रहेगी वो पूछी जाती है। जैसे 7 से 10 लाख रुपए के बीच में सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाएगा ये पूछा जाता है, 10%। ठीक है। तो देखिए ये तो था इस साल का बजट। इस बजट में हमने बजट 2024-25 के साथ साथ जो बजट का जो बेसिक था वो भी थोड़ा पढ़ा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दे, मैं उसमें देख लूँगा और उसका जवाब कमेंट में दे दूँगा। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।